हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। DSSB PRT PYQs हम कवर कर रहे हैं। थर्ड क्लास है हमारी। ये 7 मार्च को तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो पेपर, उसके 100 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को जो देखते हैं रेगुलरली, भले ही कम देखते हैं ये वाली अभी के लिए, क्योंकि डेट नहीं आई है अभी, ठीक है, तो उनको लगता है कि मैम थोड़ा और जल्दी हो जाए या और जल्दी मैं क्लासेस करवा दूं। तो देखो, जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है, बिकॉज हो जाती हैं और भी बहुत सारे शेड्यूल और चीज़ें हो जाती हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ या PPT बनाने की कोशिश करती हूँ। और ऑल्दो अभी डेट नहीं आई है तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन होता है ना कि भाई बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। सो एक तो वो भी डाउन जा रहा है, प्लस वो फैक्टर मैं हटा भी दूं तो भी ठंड हो गई है, तबीयत, चीज़ें, शेड्यूल, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मेरा PhD का भी अपना काम है, सो उस वजह से बहुत रेगुलर नहीं हो पा रही हैं क्लासेस। लेकिन जब तक हम धीरे धीरे चलते हैं, जब तक डेट आती है, और जैसे ही डेट आएगी फिर हम अपनी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ा देंगे, ठीक है जी। सो ये 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज की क्लास में। थर्ड क्लास है ये, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने पिछली 2 क्लासेस जो हैं वो देखी होंगी, और वो 100 करके जो 200 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी। डैश इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एम्बिगुअस सिचुएशन बाय सीकिंग आउट अनदर पर्सन्स परसेप्शन ऑफ इट। सो कौन सी रेफरेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि हम बेसिकली एक एम्बिगुअस सिचुएशन में हम सीक आउट कर रहे हैं दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव। ओके, सो इकोनॉमिकल या सोशल रेफरेंसिंग, कल्चरल रेफरेंसिंग या फिर पॉलिटिकल। तो जब आप दूसरे की बात कर रहे हो, इंटर की बात कर रहे हो, क्योंकि जब आप 2 लोग बात करते हो तो इंटरपर्सनल हो गई ना चीजें, सो 2 या उससे ज्यादा लोग हो गए, सो अब सोशल लेवल पे ये चीजें हो रही, ना इसमें कहीं इकोनॉमी की या पैसों की बात हुई है, ना कोई कल्चर की बात हुई है, ना कोई पॉलिटिकल रेफरेंस हुआ है। सो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, सोशल रेफरेंसिंग, ठीक है। तो सोशल रेफरेंसिंग कौन सा प्रोसेस हो गया जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इमोशनल क्यूज या परसेप्शन यूज कर रहा है दूसरे इंसान के। एक सेकेंड, सो दूसरा पर्सन इंक्लूड हो गया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सी जो लिमिटेशंस हैं प्री ऑपरेशनल की वो यहाँ पे मैच हो रखी हैं। फोकस ऑन स्टेट्स रादर देन ट्रांसफॉर्मेशन, चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। तो आप एक ही एस्पेक्ट पे, मतलब इट्स लाइक आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, ना कि 2-4 चीजों पे। ओके, ईगोसेंट्रिज्म में क्या है, चिल्ड्रन ये अज्यूम कर रहे हैं कि एवरीवन एल्स आल्सो थिंक्स, परसीव्स, फील्स एज दे डू। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही सब सोच रहे हैं, वैसे ही सब उस चीज को देख रहे हैं, वो एस्पेक्ट हो गया। तो ये जो 2 से 7 साल तक वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल की, उसकी बात हो रही है, लेकिन ये लिमिटेशंस हैं उसकी। ओके, तो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं जी, करेक्टली मैच हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ पियाजेज सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने देखा है आप लोगों के ये जो है DSSB में सेंसरी मोटर या जो पियाजे की सब स्टेजेस, तो हमें पता ही है 4 स्टेजेस हैं, बट सेंसरी मोटर की कुछ एक सब स्टेजेस जरूर पूछी हैं इन्होंने। ओके, सो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, तो ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए जी। ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। 1 से 4 महीने में प्राइमरी सर्कुलर, तो ये सब स्टेजेस हैं। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के जो 4 महीने हैं उसमें जो प्लेजरेबल एक्शन बच्चा ले रहा होगा या चीजें हो रही होंगी, रिएक्शंस हो रहे होंगे, वो उसकी खुद की बॉडी को लेके हैं, कि वो अपने ही हाथों पैरों को देख रहा है, उनको जानने की कोशिश कर रहा है, थंब सकिंग हो रही है, ये सब चीजें। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई हैं चीजें। सो ये आपके फिर 4 से 8 महीने के बीच में ये स्टेज देखने को मिलती है। ये है देखो सिंपल रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप 0 से फर्स्ट वाला जो मंथ है उसमें आप अगर बच्चे के हाथ में उंगली दोगे तो वो इंस्टेंटली बस पकड़ लेगा। सो वो क्या है, वो सिंपल रिफ्लेक्स है, एक तरीके से रिफ्लेक्सेस हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में बॉडी पे फोकस है, सेकेंडरी सर्कुलर में ऑब्जेक्ट पे फोकस है। फिर कोऑर्डिनेशन करना आ जाएगा उसको सेकेंडरी रिएक्शंस का, तो गोल डायरेक्टेड हो जाएगा बच्चा। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस या एक्सपेरिमेंटेशन होगा 12 से 18 महीने में। और फिर रिप्रेजेंटेशनल थॉट की स्टार्टिंग हो जाएगी, सिंबॉलिक प्ले या डेफरेड इमिटेशन, तो वो चीजें आ जाएंगी 18 से 24 महीने के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की टर्मिनोलॉजी में एलोसेंट्रिक क्या है। तो हमने ईगोसेंट्रिक पढ़ा था, ऐसे ही एक एलोसेंट्रिक वर्ड भी है। सो एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसीडर रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स और पीपल, और अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। तो ये स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट है ना, ये डेफरेड इमिटेशन है।
या डेफरेट भी नहीं, ये वो इमिटेशन में तो वो हो गया कि बाद में बच्चा उस चीज की मतलब इट्स लाइक मैंने बच्चे को अभी जीभ निकाल के दिखाई थी, तो वो मेरी एब्सेंस में और थोड़ा सा डिले बाद में जो है वो मेरी एब्सेंस में भी जीभ निकाल रहा है, तो वो तो इमिटेशन डेफरेट इमिटेशन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा जी। सो दूसरा वर्ड, दूसरे जो चीज है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है। सो पहले वाला ऑप्शन ही ठीक है आपका, जो एलोसेंट्रिक की बात करता है। ओके, तो जीन पियाजे की जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एलोसेंट्रिक क्या हो गया, एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड, और जो स्पेटियल रिलेशंस हैं या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको कंसीडर करना। ओके, सो ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया ईगोसेंट्रिज्म से। ईगोसेंट्रिज्म में क्या हो रहा है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सब सोचते हैं, सो आपको ये चीज आइडिया नहीं हो रहा कि सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस, सबकी अलग अलग चीजें हैं। ओके, एलोसेंट्रिक में ये आइडिया आपको हो रहा है, और एलोसेंट्रिक थिंकिंग 7 से 11 यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर ये कंसीडर की जाती है। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि एलोसेंट्रिज्म जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर कंसीडर हो रहा है और ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज पे कंसीडर हो रहा है। In the context of cognitive development, what is classical conditioning? So learning based on associating a stimulus. ये बात तो ठीक है, आप स्टिमुलस से एसोसिएट कर रहे हो, जैसे हमने पियाजे की थियरी पढ़ी हुई है डॉग वाली, उसके अंदर हम जो अनकंडीशनड, पहले तो क्या होता था, अनकंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी फूड दिया, कोई कंडीशनिंग नहीं हो रखी, बट फूड को देख के मुंह में सलाइवा आ रहा है, सो वो सलाइवा जो है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। बट जैसे ही हम वो न्यूट्रल वाली सिचुएशन लेके आए, जो बेल बजाई हमने, वो न्यूट्रल वाली सिचुएशन जो नई स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, उससे हम एसोसिएट कर रहे हैं सलाइवा को, राइट। तो वो चीज क्या हो गई कि आपने न्यूट्रल स्टिमुलस से आप अनकंडीशन रिस्पॉन्स लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अनकंडीशन नहीं, अब न्यूट्रल था, तो उससे जब वो आ जाएगा तो वो कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, सो इट डज नॉट ऑर्डिनरली एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद दैट स्टिमुलस दैट एलिसिट द रिस्पॉन्स, यानी नेचुरली तो नहीं आ रहा ना वो बेल से जो आपका रिस्पॉन्स है, वो बाद में आपने एसोसिएट किया है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई जी, ठीक है। तो ओनली वन आपकी सही है इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो, क्योंकि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस से नेचुरली नहीं आ रहा ऑन इट्स ओन, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। ओके, तो वो चीज यहां बोली गई। In the context of sleep patterns, which of the following statement is correct? सोने के पैटर्न्स की पूछी है। It changed throughout the growing up years. Exactly. किसी का बच्चा आपको रात में जागता हुआ दिखेगा, किसी का दिन में जागता हुआ दिखेगा। So वो चीजें हैं, बच्चे का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। Okay. Young children may develop elaborate routines to put off going to bed, or it may take them longer than before to fall asleep. तो अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं कि कई बार जो है आपको बहुत टाइम लग सकता है सोने में, पहले नहीं लगता था। तो वो ये कि यंगर चिल्ड्रन जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं अलग अलग तरीके के रूटीन्स। दोनों बातें ठीक है, कोई भी यहां से तो हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है जी स्लीप पैटर्न में। विच फिजिकल स्किल्स involve the small muscle and eye hand coordination? So स्मॉल मसल्स जहां पे आ गया, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो ये फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। आंसर आपका ओनली 1 आ जाएगा। ओके, सो फाइन मोटर स्किल में आपके हैंड्स, फिंगर्स, रिस्ट, इन सब की जब जो यूज हो रहा है, वो कलाई यूज हो रही है, वो चीजें या अंगुलियां यूज हो रही हैं, तो वो है ना कि पूरी बाजू, आर्म, वो सब चीजें जो बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, तो ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में जितनी भी स्मॉल मसल्स हैं वो आपको यूज होती हुई नजर आएंगी। In ballet scales of infant development, which of the following pairs is correctly matched? So ये पिछली 2 क्लासेस में भी आया है ये स्केल, यानी स्केल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। ओके, बट कुछ एक कॉमन सेंस भी होती है। 12 महीने का बच्चा अकेला चलने लग जाता है, हाँ होता है, आपने देखा होगा आसपास के बच्चों को, ऑब्जर्व अगर ढंग से किया होगा तो। चूंकि अब मेरी एक बच्ची है तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ धीरे धीरे, तो मुझे और इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करना कि नहीं ऐसा नहीं होता कि भाई 14 से 16 महीने का बच्चा स्टेयर्स चढ़े, वो भी सिंगल फीट पे, ठीक है। चलो आपने मान लिया कि आपका बच्चा जो है वो अर्ली चलने लग गया, 11 महीने पे प्रॉपर चलने लग गया अकेला, और उसके बाद वो 14 महीने तक स्टेयर्स भी चढ़ पा रहा है धीरे धीरे करके, बट सिंगल फीट पे। कैसी बात कर रहे हो, राइट। सो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी जी, बाकी पहले वाला ठीक है, करेक्टली मैच हो गया। ओके, जेंडर क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ रिच एंड पुअर, सिग्निफिकेंस ऑफ मेल फीमेल, सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर। अच्छा यहाँ कुछ मिसिंग है, बट आंसर आपका यही है। मेल और फीमेल की सिग्निफिकेंस की जो बात आ रही है वही आपका आंसर रहेगा, आंसर 3rd हो जाएगा। ओके,
Dash is the appropriateness of environmental demands and constraints to a child temperament. So appropriateness की बात हो रही है, goodness of healthy, goodness of fit, meanness of fit, meanness of healthy. So ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ाई कर रखिए, इट्स लाइक आप पीएचडी में हो या आप एमएससी या एमएड में हो जहाँ रिसर्च थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आपको पता होगा ये गुडनेस ऑफ फिट वर्ड यूज होता है जी. ठीक है, सो गुडनेस ऑफ फिट वर्ड यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज होता है एक कंपैटिबिलिटी डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, सो वो चीज यहाँ पे आंसर आपका सेकंड होगा. Which of the following pair of attachment classification behavior is correct? Secure classification दिखा रहे हो आप. गरिमा खेल रही है, एक्सप्लोर कर रही है फ्रीली जब उसकी मम्मी आसपास है. तो जब उसको प्राइमरी केयर गिवर आसपास नजर आ रहा है तो वो आराम से फ्रीली खेल रही है. सिक्योर सिचुएशन है, लग रहा है. ठीक है. इनसिक्योर अवॉइडेंट, जब राम की मम्मी घर आती है तो राम जो है उनसे आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है. सो कोई मतलब वो अवॉइड की जा रही है सिचुएशन. ठीक है, या डर लग रहा है या कि मम्मी डांटेगी मारेगी किसी बात पे, वी डोंट नो. ओके, बट इनसिक्योर है ये हमें दिख रहा है सिचुएशन. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है जी. ओके, सो जॉन बाउल्बेन जो है उन्होंने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया है, कोर आइडिया ऑफ अटैचमेंट. और फिर जो एंसवर्थ हैं, मैरी एंसवर्थ, उन्होंने स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट करके ये 4 सिचुएशन, ये 4 स्टाइल्स प्रेजेंट किए. जैसे सिक्योर है जब केयर गिवर आसपास है, यानी मम्मी आसपास है, आप अच्छा फील कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो, तो वो एक सेफ बेस की तरह काम कर रहा है. इनसिक्योर है और अवॉइड किया जा रहा है, सो वो कुछ इनडिफरेंट नजर आ रहा है केयर गिवर के साथ. इनसिक्योर, एंग्शियस या फिर एम्बिवेलेंट, तो स्ट्रेस शो कर रहे हो आप सेपरेशन पे, बट मिक्स्ड रिएक्शंस हैं जब वापस आ रहा है. ओके, सो एग्जैक्टली सिक्योर वाली सिचुएशन भी नहीं है. डिसऑर्गेनाइज्ड में वो होता है ना कि मतलब डगमगाती हुई मिक्सअप बिहेवियर आपको नजर आएगा. ओके, तो एंसवर्थ के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, सिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर अवॉइडेंट, इनसिक्योर एंग्शियस या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सो ये चीजें हैं जी. चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच अप्रोच स्टडीज द बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग. ये पहले भी ऊपर आया हुआ था, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, हमने देखा था साइकोमेट्रिक या बिहेवियरिस्ट. तो बेसिक मैकेनिक्स की जब बात आ रही है उसमें दूसरे तरीके से फ्रेम किया था एक क्वेश्चन जहां साइकोमेट्रिक आंसर था, बट यहाँ पे बेसिक मैकेनिक्स की बात हो रही है. बेसिक मैकेनिक्स बिहेवियरिज्म से ही शुरू होता है, तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच रहेगा जी. ठीक है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट अप्रोच बिल्कुल बेसिक हम लेके चलते हैं, जब क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये सब चीजें, तो बिहेवियरिज्म पहले आ रहा है. साइकोमेट्रिक तो मेजरली इंटेलिजेंस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्वांटिटेटिवली उनको जो है वो मेजर करना, उन चीजों पे फोकस करता है. In the context of psychosocial development, which of the following pair is correctly matched? तो कौन सा पेयर यहाँ पे correctly matched है? Socialization और internalization की बात हो रही है. Process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible and productive member of society. दूसरा है इंटरनलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ प्लेस. वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, राइट. सो हमसे तो साइको सोशल डेवलपमेंट में पूछा है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला सोशलाइजेशन वाला ठीक है. इंटरनलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ये अगर सही होता. साइको सोशल डेवलपमेंट में तो नहीं, बट ये वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ठीक हो जाती. Which of the following comes under O? Openness to experience of Costa and McRae के 5 फैक्टर मोड. एनसीईआरटी में ये जो कोस्टा और मैक्रेव के 5 फैक्टर हैं ये दिए हुए हैं. फैंटेसी, एंजाइटी 2 ऑप्शन दे रखे हैं. सो ओपननेस है तो एंजाइटी की बात नहीं करेंगे, फैंटेसी की बात करेंगे, आंसर फर्स्ट हो जाएगा. ये 5 फैक्टर्स हैं: न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस और आपका कॉन्शियसनेस. ठीक है, सो ये 5 फैक्टर्स की बात की गई है कोस्टा और मैक्रे के द्वारा. ये डिस्क्रिप्शन है इनका, लो स्कोर डिस्क्रिप्शन, हाई स्कोर डिस्क्रिप्शन, कि अगर आप जैसे ये है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो किस तरीके के हैं आप? ओपन हैं, ओरिजिनल हैं, क्यूरियस हैं, तो हाई स्कोर में जा रहे हैं. अगर डाउन टू अर्थ हैं, अनक्रिएटिव हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं, वो होता है ना कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, उस वे में है, कंजर्वेटिव है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप ओपन नहीं हो, तो लो स्कोर डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे आप. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ? हेल्थ के ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंस, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों का ही देखने को मिलता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस. ओके, सो इनको आप जो है जेनेटिक इन्फ्लुएंस के लिए सिग्निफिकेंट मानते हैं हम इनको, ये फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं. What is systems of action in context of motor skills? Increasingly complex combination of skill.
Okay, it permits a wider or more precise range of movement and more control of the environment. So motor skills की बात हो रही है. पहले combination, अगर आप जो simple skills आपके अंदर आएंगे, gross motor skills आएंगे and then fine motor आएंगे, तो ये दोनों statement सही हैं जी. ठीक है. देन है डैश इज द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीवेबल गोल्स. ठीक है. सेल्फ एफिकेसी, आई सेल्फ या सेल्फ कॉन्सेप्ट या मी सेल्फ. तो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी कि टू मास्टर द चैलेंज या अचीव गोल, यानी आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास है कि आप कर सकते हो वो चीज. तो ये आंसर सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा. पहले भी आया हुआ है, पहले ये आया था कि एक टीचर वो था ना, डिफिकल्ट लर्नर्स को भी सिखा सकता है. सो वो उसको उसकी कैपेबिलिटी में उसको विश्वास है, तो दैट इज सेल्फ एफिकेसी. ओके. Which of the following is the chronic disease involving pathological dependence on alcohol? तो कौन सी chronic disease है जो किस पे dependence show कर रही है? alcohol पे. word से ही समझ आ रहा है alcoholism ही आपका आंसर होगा. इसको हम alcohol use disorder भी बोलते हैं. ओके. In the context of motor development, which of the following pair is correctly matched? Age 6, age 7. Children can throw with proper weight, shift and step. वन फुटेड बैलेंसिंग विदाउट लुकिंग बिकम्स पॉसिबल. तो 7 साल का बच्चा 1 फुट पे बैलेंस कर पा रहा है विदाउट लुकिंग, तो वो पॉसिबल है. और चिल्ड्रन, ये पूछा आपसे मोटर डेवलपमेंट में कौन सा मैच हो रहा है. चिल्ड्रन कैन थ्रो विद प्रॉपर वेट शिफ्ट एंड स्टेप. प्रॉपर वेट शिफ्ट एंड स्टेप. ठीक है, दोनों ठीक है जी. ठीक है. तो बाय एज 6 टिपिकली मोर ग्रोस मोटर स्किल्स आपकी डेवलप हो चुकी हैं. बाय 7 आप जो है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी आपको अच्छे से आ जाते हैं. तो 1 फुट बैलेंस जो है वो पॉसिबल, इट्स लाइक लुकिंग पॉसिबल विदाउट लुकिंग पॉसिबल. डैश इज द डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव बिलीफ्स. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज वो स्टार्टिंग वाली क्लास में ही बताया था एक डिटेल में. सो डिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव बिलीफ जो है आपका अपनी अपीयरेंस को लेके, दैट इज योर बॉडी इमेज. अपनी बॉडी की बात कर रहे हो आप. प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन मेनी प्रिंसिपल्स. कौन सा इनमें से वो प्रिंसिपल नहीं है? प्लेवे है तो कंप्लीट फ्रीडम हो, क्रिएटिविटी हो, नेचुरल इंस्टिंक्ट हो, बट खेल खेल में कोई लॉजिकल थिंकिंग इंक्लूड नहीं होगी. सो डी वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा. ओके. Cognitive disability is used to replace which old term? Cognitive level की बात हो रही है तो आप physical handicap तो वर्ड को तो नहीं रिप्लेस करोगे. सो cognitive disability mental retardation का एक रिप्लेस्ड वर्ड है, यानी इसने mental retardation को रिप्लेस करके अब हम mental retardation बोलने की बजाय cognitive disability वर्ड पे फोकस करते हैं. What is the psychological importance of inclusive education? Development of safe, secure feeling in the group और कॉन्फिडेंस इन द इंडिविजुअल एबिलिटी अमंग डाइवर्सिटी. दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं. आप एक सेफ सिक्योर फीलिंग जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस जो है इंडिविजुअल एबिलिटी में कि डाइवर्सिटी है, वेरी करती हैं चीज़ें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसमें भी एक इंडिविजुअल एबिलिटी का कॉन्फिडेंस होना कि मैं भी अलग हूँ, मेरे में कुछ और काबिलियत है, बाकियों में कुछ और है. सो दोनों स्टेटमेंट सही है जी. Which of the following statements is correct regarding norms and standards for a school under right of children to free and compulsory education act 2009? टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल जो है वो हर एक क्लास को प्रोवाइड करवाया जाए. मिनिमम 50 आवर्स टीचिंग पर वीक इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर. सो मिनिमम 50 आवर्स की टीचिंग पर वीक होनी चाहिए, प्रिपरेशन आवर को इंक्लूड करके. कौन सी चीज सही है जी? तो ऐसे मिनिमम 50 आवर्स तो मैंने तो नहीं पढ़ा है कहीं पे, आंसर आपका ओनली बनाएगा. ओके. सो टीचिंग लिए 50 आवर्स, बल्कि सीपीडी तो हम पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 50 आवर्स पर ईयर. ये तो हम टीचर्स के लिए जरूर पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का, वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, 2020 के अकॉर्डिंग, बट ये नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, व्हाट इज कमिटेड कंप्लायंस? कमिटेड कंप्लायंस पूछा है जी आपसे. तो आप कमिटेड हो, यानी जो चीज आप कर रहे हो ना, उसको आप कोई देखे ना देखे आपने करनी है वो चीज, आप कंप्लाई कर रहे हो उस चीज से. ओके. सो टर्म फॉर ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स ऑर्डर्स ओनली इन पेरेंटल कंट्रोल नहीं, चाहे पेरेंट के कंट्रोल, मतलब पेरेंट्स का जो ऑर्डर है उसको आप फॉलो करेंगे विदाउट रिमाइंडर, विदाउट लैप्स, आप करेंगे जो उन्होंने बोला है, होल हार्टेडली ओबीडियंस जो है होना, तो वो आपकी कमिटेड कंप्लायंस में आएगी. ना कि सिर्फ पेरेंट देख रहे हैं, पेरेंट का कंट्रोल है, उस दौरान आप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो.
अब मल्टी लेवल सिचुएशन ड्यूरिंग टीचिंग अराइजेज इन, तो मल्टी लेवल सिचुएशन का क्या क्या तात्पर्य है यहाँ पे कहने का, वो ये हो गया कि मान लो मोनोग्रेड सिचुएशन मतलब मैं एक ही क्लास को पढ़ा रही हूँ, बट उस एक क्लास में भी तो अलग अलग बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्स सिचुएशन है। सो वो मल्टी लेवल सिचुएशन जो है वो मोनोग्रेड सिचुएशन में हो सकती है। मल्टीग्रेड सिचुएशन मतलब कई बार ये होता है ना कि आप जैसे आप सरकारी स्कूल में कई बार देखते हो टीचर कम हो तो उन्होंने छठी क्लास भी बिठा ली, सातवीं भी बिठा ली, आठवीं भी बिठा लिया, वो तीनों क्लासेस को सेम टाइम पे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे भी मल्टी लेवल सिचुएशन जो है वो काम करेगी। ओके, सो वो एक ग्रेड हो, अब एक ग्रेड यानी आप क्लास वाइज भी ले सकते हो। कई बार मोनोग्रेड सिचुएशन मतलब सेम एज के बच्चे, मल्टी ग्रेड में अलग अलग एज, तो वो अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मोनोग्रेड मतलब एक क्लास लगा के चल लो, और मल्टीग्रेड मतलब ज्यादा क्लासेस एक साथ पढ़ा रहे हो वो लगा के चल लो, तो उस दोनों ही सिचुएशन में मल्टी लेवल सिचुएशन अराइज हो सकती है। ओके, सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है जी। Which of the following can be included to encourage students to learn without confining themselves to the textbook? So आप बिल्कुल वो बुक वर्म बने बिना या टेक्स्ट बुक से ही पढ़े बिना आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो। तो बच्चों को एनकरेज करना सीखने के लिए सिर्फ बुक्स के साथ लिमिट रह के ही नहीं, ठीक है। सो वो अपने आप को बुक्स तक सीमित ना रखें, उसके लिए आप कैसे एनकरेज कर रहे हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, ठीक है, बुक्स से अलग हो गया कुछ। विजिटिंग लोकल मार्केट और वर्किंग प्लेस, ये भी कुछ डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल। सो ये तीनों ही चीजें डिफरेंट हैं कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं बाकी जगह से भी सीख सकते हो। सो वो आपका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है वो आपसे पूछा है, ठीक है। पहला है पावर ओवर, यानी जिसमें डोमिनेशन आ गया, ठीक है, सो बात ठीक है, इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। सो पावर ओवर, क्योंकि अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो किसी पे तो कर रहा होगा ना, सो वो एक रिलेशनशिप है। देन है पावर टू, involve people in organizing with a common purpose to achieve collective goals. पावर टू यूजुअली ऐसे हो गया जैसे पावर ओवर हो गया किसी के ऊपर पावर करना या किसी के ऊपर डोमिनेट करना, पावर टू हो गया कि किसी को सामने से आपने पावर टू यानी उसको ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, तो वो पावर टू में आएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है जी। पावर विद इन, इट रेफर्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और असर्टिवनेस, यानी अपने अंदर झांक के देखो वो वाली पावर, सो वो पावर विद इन हो जाएगी। आंसर आपका 1 और 3 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वेबर बात करती हैं पावर की ज्यादातर, WEBER ब्यूरोक्रेसी की भी बात करते हैं वो पावर के साथ साथ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट, so difficulty with visual output, problem in utilizing control that depends on vision, suffering from speech disorder, ये तो बोलने वाली बात हो गई ना, ये दोनों तो चलो विजन से रिलेटेड हैं, विजुअल इंपेयरमेंट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, बट लास्ट वाला तो स्पीच डिसऑर्डर है। स्पीच डिसऑर्डर का और आंखों का या विजुअल का क्या लेना देना। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल, द फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव, मैंने आपको पहले भी कुछ क्लासेस में बताया होगा कि नेगेटिव एजुकेशन की बात रूसो करते हैं, और नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, नेगेटिव एजुकेशन होती है कि रूसो बोल रहे हैं बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो अच्छा ही पैदा हो रहा है, सब लोग अच्छे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप सोसाइटी में इंडल्ज होते हो वैसे वैसे जो है वो नेगेटिविटी या बुराई बाहर आती है। सो आपको उससे दूर रहना है। सो जो सोसाइटी से दूर रह के नेचर के करीब रह के जो एजुकेशन की बात है उसको ये नेगेटिव एजुकेशन बोल रहे हैं, और वही होनी चाहिए। तो जो इनिशियल एजुकेशन है वो तो प्योरली नेगेटिव होनी चाहिए, यानी प्योरली सोसाइटी से दूर होनी चाहिए। जॉन ड्यूई जो है वो सोसाइटी के करीब रह के बात करते हैं। जॉन ड्यूई इनफैक्ट स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं। ओके, कि सोसाइटी और स्कूल हैंड इन हैंड ही चलेंगे, जो सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं वो स्कूल को अफेक्ट करेंगे, स्कूल में हो रहे हैं वो सोसाइटी को अफेक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली बच्चे को सोसाइटी में ही रहना है, तो हमें उसी के साथ उसको बड़ा होना सिखाना चाहिए। सो जॉन ड्यूई सोसाइटी के करीब रहने की बात करते हैं, और रूसो सोसाइटी से दूर जाने की बात करते हैं, और जो ये दूर जाने की बात कर रहे हैं, नेचर के करीब जाने की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव एजुकेशन है एज पर रूसो। ओके,
Which of the following team activities is included in the intervention process? तो कौन सी included है? Consultation and partnership with parents और evaluate the student learning outcomes. So team activities कौन सी team activities आप intervention program में या process में include कर सकते हो? हाँ, आप parents से consult कर सकते हो, उनके साथ मिल के कोई चीज़ कर सकते हो, उनके student learning outcomes बच्चों के वो आप evaluate कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें ठीक है जी. Which educational thinker has said the following lines? I merely started with this one simple idea that education should never be dissociated from life. यानी life से आप education को दूर नहीं कर सकते हो. ये बात जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली है. महात्मा गांधी जो है वो craft based education की बात करते हैं और बाकी दो नाम हमने सुने हुए हैं technically. Okay. One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality or justice. So democratic government अगर है तो वो equality, equity, justice इन सब की बात करेगी. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है. फ्रैटर्निटी जो हमने प्रियम्बल में वर्ड्स पढ़े हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, वो वर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए. ओके. A lesson planning should have which of the following characteristic? जब आप lesson plan कर रहे हो तो वो objective based होना चाहिए, must be practical, can be implemented in real situations और it should be brief, comprehensive and simple होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है सारी की सारी बातें. ठीक है. जब आप लेसन प्लान करोगे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप चले हो प्लस आप इंप्लीमेंट कर पाओ रियल सिचुएशन में, प्लस वो ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल तरीके से आप समझा पाओ, हमें क्योस और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है. Piaget conceives of cognitive development as consisting of series of stages. Which of the following pairs of stage approximate age? तो स्टेज और एज की बात हो रही है. सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ओके 2 से 7 जो है वो प्री ऑपरेशनल आ गई, 7 से 12 जो है वो आपकी क्या कौन सी आ गई, 11 या 12 लगा लो, वो आपकी ये प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट और ये 12 से 15 जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल. सो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं जी आपके. पहला सही है. ओके, फर्स्ट ओनली. Which of the following pairs of event year is correct in the context of Indian national movement? So Indian national थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री है, ये आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ोगे. ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, ये बात ठीक है. जलियांवाला बाग मैसेकर या हत्याकांड जो 1915 में नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है जी. सो 1919 में हुआ था या 20 में हुआ था, ये आप मुझे बताइएगा. ओके. Who among the following was associated with Indian Home Rule League? तो कौन इससे एसोसिएटेड था, ये भी बेसिक हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है. बाल गंगाधर तिलक इससे एसोसिएटेड हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं है. Which of the following is the indicator of empowered women? empowered women अगर है तो उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयर होगी, उसको पता होगी चीजें और सेल्फ एस्टीम उसकी हाई देखने को मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका हाई देखने को मिलेगा. सो वो empowered women के इंडिकेटर हैं. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. Which of the following is a type of instructional method used for teaching learning process? तो टीचिंग लर्निंग में हम डेमोन्स्ट्रेशन भी यूज करते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी यूज करते हैं, तो दोनों ही सही हैं. कुछ एक क्वेश्चन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ आना चाहिए आंसर. Which of the following statements is not correct about Rosa Parks? डिफरेंट नाम है जी, मैंने भी पहली बार ही देखा था इस क्वेश्चन पे. इट्स लाइक पढ़ी है मैंने बेसिक हिस्ट्री, बट रोसा पार्क नहीं सुना था. तो ये श्रीलंकन नहीं जी, अमेरिकन वुमेन है. ठीक है. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर बस सीट टू अ वाइट मैन 1 December 1955. हर रिफ्यूजल स्टार्टेड एन एजुटेशन विच लेड टू सिविल राइट मूवमेंट. ठीक है जी, ठीक है. सो ये अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं. ठीक है, तो अमेरिकन है ना कि श्रीलंकन. सो वो वहां गड़बड़ हो गया. शी वॉज ऑनर्ड बाय द ये आपका यूएस कांग्रेस एज फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी इनको बोला जाता है. ओके. तो इनका जो ये मोंटेगोमरी बस बॉयकॉट जो इन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि उन्होंने अपनी सीट की बस की सीट देने से मना कर दिया था, सो वहीं से चीजें शुरू होती हैं. कंप्यूटर्स में डैश आर द फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स एंड दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड. सो आपने कंप्यूटर्स में आईसीटी में ये पढ़ा होगा बेसिक, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर. आंसर आपका हो जाएगा जी सुपर कंप्यूटर. बहुत महंगे हैं सुपर कंप्यूटर की आप अगर बात करोगे. सो ये जो होता है ना स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, तो वो होता है ना इंटेंसिव न्यूमेरिकल जो आपकी कंप्यूटेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वहां इसको ज्यादातर यूज किया जाता है. तो प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट इसकी होगी.
होगी। ओके, और ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे ये यूज हो रहे हैं, प्रोसेसिंग फास्ट है, इतनी सारी चीजें लग रही हैं इसमें, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन आप बोल सकते हो। ठीक है, फास्टेस्ट होगी, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर इंडिया की बात करोगे तो प्रत्यूष और मिहिर हैं। टाटा का जो EKA है वो भी जो है सुपर कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर की आप बात करोगे, MIPS इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, क्योंकि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये दे रहा है। ठीक है, सो ये प्रोसेस कर रही है, ये भी डाटा को बहुत स्पीडली प्रोसेस कर रहा है। मल्टी यूजर कंप्यूटर्स जो है उनको सपोर्ट करेगा, बहुत सारे वर्क स्टेशन, 1000 से ज्यादा वर्क स्टेशन इस पे काम कर सकते हैं एक साथ में, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में, एयरलाइंस में, रेलवे टिकट्स, इन सब चीजों में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स ऑब्वियसली स्पीड कम हो गई थोड़ी सी, और स्टोरेज कैपेसिटी भी एज कंपैरिजन टू जो ऊपर वाले दो थे उनसे कम हो गई। ओके, देन माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम PC बोल देते हैं या पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हैं, सो ये उससे भी थोड़ा डाउन रहेगा। ये फर्दर इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर और आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इनमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ये जनरेशन है, हो सकता है पूछ ली जाए कभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कब जो है किसमें कौन सा हार्डवेयर यूज हो रहा है, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए कंप्यूटर्स में, देन IC बेस्ड आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, और फिर अभी जो चल रहा है वो AI बेस्ड चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, Which of the following combination of assessed thing और टूल और टेक्निक, यानी ये तो असेस करना है आपने और सामने दे रखा है कौन से टूल से आप असेस करोगे, सो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है वो आपसे पूछा है। मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर आपको किसी की मैथमेटिकल रीजनिंग चेक करनी है तो आप उसको ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेक्शन इन ग्रुप थोड़ी ना होगा कि आप उसको ग्रुप में इंटरेक्ट करते हुए सुन लोगे तो आपको उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग समझ आ जाएगी, ये तो गलत है जी। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए तो ऑब्वियसली आपने उसको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, या आपको जो है मैथमेटिकल रीजनिंग देखने तो आप उससे क्वेश्चन सोल्व करवा के देखोगे ना। देन है यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सोल्व द प्रॉब्लम, सो इनमें से मैथमेटिकल नॉलेज को यूज करना प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सो ये आप उसको प्रोजेक्ट दे सकते हो, असाइनमेंट दे सकते हो उस हिसाब से आप उसकी मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो चेक कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा जी, ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही गड़बड़ है। ठीक है, सो जो आप चीज असेस कर रहे हो और सामने जो आपने टूल एंड टेक्निक दी है वो चीजें गड़बड़ है। Then है when children are listening to something, then they are acquiring language and learning to understand. They are absorbing pronunciation and intonation. Obviously वो आपको ऑब्जर्व कर रही हैं, साथ ही साथ वो एक्वायर लैंग्वेज को भी एक्वायर कर रही है, क्योंकि छोटा बच्चा आपको देख के ही तो बोलना सीखता है। जैसे एनवायरमेंट में बात करते होंगे पेरेंट्स, उसी एनवायरमेंट में उसको समझ आने लग जाएगा, वही वो लैंग्वेज सीख जाएगा। सो दोनों स्टेटमेंट सही है जी। ओके, अच्छा इसमें आप ये भी सोच सकते हो जैसे यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो उसमें आप जो है प्रोजेक्ट टूल्स एंड प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दे के आप चेक कर सकते हो। मतलब इस ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ऑफिशियल आंसर है नीदर वन नोर ट्रू, कौन सा करेक्ट नहीं है, सो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। सो ये वाला क्यों करेक्ट नहीं है ये आप मुझे बताएंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, कई बच्चों को डाउट हो सकता है कि ये भी तो करेक्ट साउंड कर रहा है ना, तो इनमें से ये भी करेक्ट नहीं है जी। तो क्यों नहीं है वो आप बताना सोच के। Which of the following is a potential medium to express ourselves and connect it with our lives? So potential medium कौन सा, अपने आप को व्यक्त करने का, पोएम्स है। ठीक है, पोएम्स तो है ही हैं, लेसन तो आप पढ़ते हो उसको देख रहे हो, वो वाली सिचुएशन आ गई। पोएम्स के थ्रू आप अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करते हो और अपनी जिंदगी से भी कनेक्ट कर पाते हो, सो ये एक पोटेंशियल मीडियम रहेगा। Which of the following processes occur simultaneously during dialogue? तो जब बातचीत हो रही है तो बातचीत होना यानी बोलना और सुनना तो चल ही रहा है ना, सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, ये ना भी चल रहा हो, बट स्पीकिंग और लिसनिंग तो चल रहा है ना। एक इंसान बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। In the context of demonstration method, which of the following step is correctly matched? So planning, motivate the student to arouse interest in observing the experiment keenly and to accept new concepts after the demonstration. Okay, ये planning में आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन की आप जब बात कर रहे हो, सो कीप द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट अलाइव। यस, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। आप क्या प्लान करके मोटिवेट करोगे कि वो ध्यान से एक्सपेरिमेंट को देखते रहें और एक्सेप्ट करें नए कॉन्सेप्ट्स को, ये तो नहीं। आप दूसरे वाला ठीक है जी, ओनली 2 आएगा, ये करेक्टली मैच्ड है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्यूरियस रखो ना, उनको क्यूरियोसिटी मेंटेन रखो उनकी, कि कैसे वो आप क्यूरियोसिटी मेंटेन रख सकते हो, ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है ना एज अ टीचर। Use of assessment results
focuses on three major heads. Which of the following are those heads? Identifying strengths and weaknesses from the assessment results, identifying and addressing typical problems in mathematics learning, providing feedback to learners, parents and other stakeholders. बिल्कुल ठीक है, सारी की सारी statements 1 2 3 आंसर आ जाए. Okay. Which of the following combination of type of objective questions and objective type questions and its related questions is not correct? तो आपको टाइप दे रखा है, वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको बताना है. तो नहीं कर रहा है वो बताना है जो मैच नहीं कर रहा है, जो गलत है बेसिकली. रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, पॉलिथीन इज बायोडिग्रेडेबल, ट्रू और फॉल्स पूछा आपसे. और रिकग्निशन टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर. तो देखो ना, यहाँ तो दे रखा है ना ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको रिकग्नाइज करना है कि सही है या गलत है. ओके, सो ये रिकग्निशन टाइप क्वेश्चन होगा. यहाँ आपको याद करना पड़ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एयर में. सो ये रिकॉल टाइप क्वेश्चन है. सो ये दोनों ऑपोजिट दे रखे हैं ये क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही टेक्निकली, बट ये क्या बोलते हैं ऑपोजिट दे रखे हैं, तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हो गए भाई. सो नोट करेक्ट आपसे पूछा है तो ये दोनों ही नोट करेक्ट है. ओके, कई बार ये नोट करेक्ट वगैरह में कंफ्यूजन हो तो नोट करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिख लेना अपनी तरफ से, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा गलत है वो आपसे पूछा है. ओके, हार्ड डिस्क और डीवीडी को हम किस लिए जानते हैं? स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सीपीयू. ऑब्वियसली सीपीयू नहीं है, इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये. ओके, बट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग कि भाई आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है. तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इससे बाहर नहीं देखने को मिलते. पेपरों में भी यही आए हैं मेजरली, बाकी जो और नेट वगैरह के पेपर हुए हैं. ठीक है, सो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको कंप्यूटर को डाटा देने में हेल्प करती हैं, इनपुट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं. और ये आउटपुट डिवाइस हैं जहां से आपको दिखता है, आउटपुट मिलता है. ठीक है, चाहे वो स्पीकर हो, हेडफोन्स हो, मॉनिटर हो, तो इनमें आपको चीजें मिल रही हैं, आउटपुट. आप डाटा रिसीव कर रहे हो कंप्यूटर से. पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं. कोई भी डिवाइस, चाहे वो सीपीयू कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, मॉडेम्स कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, तो जो भी डिवाइस, वो जो लैप कंप्यूटर है आपका उससे कनेक्टेड है, वो सारी की सारी किसमें हो गई जी? पेरिफेरल डिवाइसेस में. ओके. In determining the longitude and latitude of a place and in preparing maps, the knowledge of plane and solid coordinate geometry is of absolute necessity. This given statement shows the relation of mathematics with which branch of knowledge. तो किससे relate कर रहा है? Longitude, latitude, geography, सारी चीजें किससे, geometry की किससे, geography से related है ना ये literature से related है, ना ये history से related है, ना ये art education से related है. Geography बचा, common sense वाला question. In the expression of 2pq minus 3, how many terms are there? तो देखो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको PYQs के दौरान ही समझ आ जाती है, बता दी जाती है. सो आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती उसके लिए. ओके, सो ये आपको एक टर्म्स दी, इसमें पूछा कितनी टर्म्स हैं. आप टर्म्स कैसे पता करते हो? जो भी टर्म्स या जो भी चीजें ये जो है ना अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या आपका ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चीजों से कनेक्टेड है. यानी मैं अगर बोल रही हूँ a माइनस बी, दैट मीन्स ये दो टर्म है. अगर मैं बोल रही हूँ a माइनस बी प्लस सी, तो ये तीन टर्म्स हो गई. ये इनसे सेपरेट कर रखी है ना, तो यहाँ पे कितनी हो गई? दो टर्म्स हो गई भाई. ये कैसे हो गई? 2pq एक टर्म है अपने आप में, और ये माइनस जो है इसके बाद जो अगली टर्म है वो 3 है. तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ये जो टर्म्स सेपरेटेड हैं, मतलब जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन टर्म्स से प्लस माइनस ये वाली जो साइंस है इनसे सेपरेटेड हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे जी? उनको हम टर्म्स बोलेंगे. ओके. If Ashima, an environment studies teacher, is teaching on the theme food, पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि 6 थीम्स होती हैं. मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया, बट किसी बच्चे ने शायद जवाब दिया नहीं होगा कौन कौन सी 6 थीम्स हैं. ओके, तो वो 6 थीम्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो चलो थीम की बात हो रही है कि फूड वाली जो थीम है उसके ऊपर वो पढ़ा रही है. ठीक है, देन इन दिस केस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, अगर वो असेस करें तो उसमें कौन कौन सी चीज आ जाएगी. सो अगर ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हो कि एनिमल्स कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं, तो आप असेस कर रहे हो. आइडेंटिफाई करना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सिर्फ टच करके.
ओके लिस्ट करना फूड आइटम्स जो आप एंजॉय कर रहे हो बाय टच ओनली ओके एंड लिस्टिंग द फूड आइटम्स एंजॉयड बाय योर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स तो जब दूसरे की बात आ गई इसमें तो कहीं ना कहीं आपकी असेसमेंट तो नहीं हो रही ना सो एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के लिए आपको ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है लास्ट वाली गड़बड़ हो गई और 6 थीम्स बोली हैं तो देखो फैमिली एंड फ्रेंड्स फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल थिंग्स वी मेक एंड डू तो ये 6 थीम्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए जो एनसीईआरटी ईवीएस लेवल पे यूज होती है ओके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिसनिंग स्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जब आप सुन रहे हो स्टोरी सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड इट एनहेंसेस द क्रिएटिविटी ऑब्वियसली ये पर्सन के इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है और एनहेंस कर रहा है वो क्रिएटिविटी को जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में भी 4 चीजें चल रही होती हैं सो दोनों चीजें सही है While introducing new vocabulary, एक टीचर क्या कर सकता है पनिश करेगा बच्चों को फॉर रिपीटिंग न्यू वर्ड नहीं ठीक है ऑब्वियसली नहीं गेट चिल्ड्रंस टू कलर पिक्चर्स ऑफ न्यू थिंग्स दे कैन नेम तो जिन जिन नई चीजों के नाम आप बता सकते हो उसको कलर करना ठीक है तो वो चीज क्या होगी जी नई वोकैबुलरी उससे इंट्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि पिक्चर में कलर करने के साथ साथ आप नाम की भी बात कर रहे हो तो वोकैबुलरी नई हो जाएगी At around the age of 1, children produce their first recognizable words. तो ये words को हम क्या बोलते हैं वन वर्ड स्टेज बोलते हैं जिसमें बच्चा मम्मा पापा माँ पापा दादा बाबा जो है आपका चाचा ताता ये चीजें बोलने लग जाते हैं ओके तो ये वन वर्ड है एक ही वर्ड बच्चे को आता है 2 वर्ड्स नहीं आए हैं इकट्ठे कि पानी दो ये वर्ड नहीं आए अभी मम्मा आओ मम्मा ले लो वो वर्ड्स अभी इकट्ठे जोड़ने उसको नहीं आए हैं तो 1 वर्ड स्टेज है जब 1 साल का बच्चा है ओके terms having same algebraic factors are known as like terms having different algebraic factors ये unlike terms हैं ओके सो अब आपसे पूछा है कि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सही है तो देखो 2a 3a दोनों में a है ये वेरिएबल है ओके सो ऑब्वियसली बात है ये लाइक टर्म्स हैं 2a 5ab ये दोनों सेम नहीं है वेरिएबल तो चलो डिफरेंट होगा ही होगा बट ये सेम नहीं है ए और ए भी अलग अलग हैं तो ये अनलाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों चीजें ठीक हैं यहाँ से आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का समझ आ जाना चाहिए ठीक है सो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स मतलब वेरिएबल्स विद सेम पावर सो ए या सेम चीजें जो है ना उनकी बात हो रही है ए इसके ऊपर भी कोई अलग से पावर मेंशन नहीं है तो जब वेरिएबल्स विद सेम पावर है तो वो लाइक टर्म्स होंगी और जो डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स आ गए ए और ए बी तो ये डिफरेंट टर्म्स होंगे अनलाइक टर्म्स होंगे ओके सो हमने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स और टर्म्स क्या होता है एज सच वो पढ़ लिया है आज Which of the following is the example of student friendly method? Playway method, problem solving method. ठीक है वो student friendly तो आप बनाओगे ना उसको right? तो दोनों ही चीजें ठीक है जी Which of the following is the characteristic of teacher centered approach? So knowledge is transmitted from teacher to student. बिल्कुल सही बात है टीचर सेंटर्ड में ही होएगा बच्चा तो खाली बर्तन है एम्प्टी वेसल बोलते हैं जिसको उसमें टीचर फिल कर रहा है टीचर के पास ये सारी नॉलेज है एज पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच फोकस टीचिंग पे इंस्ट्रक्शन दे रहे पे डायरेक्ट करने पे ज्यादा होगा रादर देन लर्निंग सो ये दोनों ही चीजें ठीक है जी टीचर सेंटर्ड में लर्नर सेंटर्ड होगा तो हम लर्नर पे फोकस करेंगे लर्निंग पे फोकस करेंगे ना कि टीचिंग इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पे Okay. Oral techniques can be supplementary testing for the practical part of environment studies. What is the limitation of oral techniques? ठीक है सो अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एग्जामिन्ड एट वन टाइम डज नॉट जनरेट अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ओके लिमिटेशन पूछी है ओरल टेक्निक की तो जब टीचर ओरल क्वेश्चंस पूछ के आपको ओरल टेक्निक के थ्रू आपको असेस कर रहा है सो बहुत सारे बच्चों को बहुत कम टाइम में एक ही टाइम पे आप जो है एग्जामिन कर सकते हो हाँ कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है राइट सो ये स्टेटमेंट इसकी लिमिटेशन हो गई जी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड रीजनिंग बच्चा भी बोल के जवाब दे रहा है इट्स सॉर्ट ऑफ वाइवा टाइप ऑफ थिंग ओके प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक उसी के टाइम पे फीडबैक मिल रहा है उनको ठीक है चीजें बट ये बात ठीक है ये लिमिटेशन है इसकी कि वो रिटर्न रिकॉर्ड जनरेट नहीं होता वहां पे विच ऑफ द मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज करेक्टली पेयर्ड सो इनमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात हो रही है ओके मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन allow experimental data to be analyzed tutorial mode information and explanatory material is presented in small segments और data analysis एक question है question answer type of program डाटा एनालिसिस में आप एक्सपेरिमेंटल डाटा को एनालाइज कर रहे हो राइट तो ये स्टेटमेंट्स गलत हो गई जी दोनों
ठीक है। ट्यूटोरियल वाली ठीक है कि इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल छोटे छोटे सेगमेंट्स में दिया जा रहा है। यूजुअली ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप चीजें देते हो इनको हम फ्रेम्स बोलते हैं। ओके, जैसे जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं। सो वो फ्रेमिंग की बात आ गई। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग की जब आप बात करते हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो BF स्किनर से रिलेट की जाती है। ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग जो है वो नॉर्मन क्राउडर से कनेक्ट की जाती है। और आपकी मैथेटिक्स जो है वो गिलबर्ट से कनेक्ट की जाती है। नाम आपको याद रखने हैं। इसका आंसर आपका सेकंड ओनली हो जाएगा। Which of the following are the basic आसन? आसनों की बात हो रही है जी। शवासन, हलासन, सलभासन। तो ये बेसिक आसन है, तीनों ही ठीक है। ओके, सो आप डिफरेंट आसन देखते होगे, पढ़ते होगे, कभी तो पढ़ा ही होगा, तो उन्हीं के बेसिस पे ये आंसर होगा। While studying moral development among adolescents, Carol Gilligan focused on women's motive in moral judgment. She found that men rely more on justice orientation और women जो है वो care orientation पे rely करती हैं। ओके, सो आंसर आपका फर्स्ट ओनली हो जाएगा। सो कैरोल ने फोकस किया women के मोटिव्स पे, ठीक है, मोरल जजमेंट में। सो उन्होंने ये पाया कि मेन जो हैं वो किस पे ज्यादा रिलाई करते हैं, वो जस्टिस पे रिलाई करते हैं, सही गलत पे रिलाई करते हैं, केयर अटैचमेंट उन चीजों से रिलाई नहीं करते, उन चीजों के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन द गेम ऑफ चेस ईच प्लेयर्स हैज 16 पीसेज इन द बिगिनिंग। बात ठीक है, दोनों के पास 8 और 8 करके यहाँ 8 पीछे रखे होते हैं, 8 आगे रखे होते हैं, ये पूरा यहाँ पे मैं वो होता है, ठीक है। सो 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, इधर भी 8 और 8 16 32 पीसेज है टोटल। सो हर एक प्लेयर के पास 16 पीस हो गए। पहली चाल कौन चलता है चेस में? पहली चाल जिसके पास व्हाइट पीसेज है वो चलता है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई जी, आंसर सेकंड ओनली हो गया। नोट करेक्ट ही आपसे पूछा था। Lack of community participation is a common problem with programs like midday meal scheme. Which of the following things can be done to promote community participation? So community participation जो है उसको promote करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Make regular inquiries from children about the quality of midday meals, that how nutritious the meal is and etc. Ensure surveillance of food delivery arrangements and expenditure of fund. So lack of community participation एक होता है ना common problem है मिड डे मील टाइप की स्कीम्स में। तो हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। आप रेगुलर इंक्वायरीज बच्चों से कर सकते हो, आप सर्विलेंस कर सकते हो टाइम टू टाइम फूड की कि कैसा बन रहा है, क्या चीजें हैं, क्या खर्च हो रहा है उसके ऊपर। सो वो चीजें आप देखोगे तो वहां से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो वहां इंक्रीज कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो। Which of the following is the role of music and literature in dance forms? तो सारंगी, फ्लूट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑब्वियसली ये हेल्प करेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ओके, लिटरेचर भी एनहेंस कर सकता है क्लासिकल डांस फॉर्म्स को। सो ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक हैं जी। म्यूजिक और लिटरेचर का जो रोल इन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। Which type of question can a teacher ask in the class to know about ability to synthesize? ठीक है, सो एबिलिटी टू, देखो ये क्वेश्चन ना हिंदी में था, मैंने कन्वर्ट किया इसको जिस बच्चे ने भेज रखे थे पेपर्स, ठीक है। सो टू रिकॉग्नाइज, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था फिर से संगठित करना यानी इकट्ठा करना, ठीक है। रिकॉग्नाइज मुझे नहीं लग रहा सही वर्ड होगा, नहीं होगा, बट जो हिंदी वाला वर्ड है उस हिसाब से ये संगठित करना यानी अगर टीचर को सिंथेसाइज की एबिलिटी, सिंथेसाइज में भी तो हम जोड़ते ही है ना, वापस से जोड़ के बनाना चीजों को, राइट, सिंथेसाइज करना, उनको एनालाइज करने के लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं, सिंथेसाइज करने के लिए आप संगठित कर रहे हो। सो किस तरीके के क्वेश्चंस जो है टीचर पूछेगा बच्चे की सिंथेसाइज करने की एबिलिटी को देखने के लिए, सो वो फिर से संगठित करना या रिकॉग्नाइज करने वाली चीजों से रिलेटेड पूछेगा। ओके, अगर यहाँ सिंथेसाइज की जगह एनालाइज होता तो सेपरेट, ठीक है, और चूज और ड्रॉ कंक्लूजन ये अलग तरीके की चीजों में आएंगे। फिर Which of the following is the nature of history subject? So history एक unending dialogue है भी present और past के बीच में। It is the interpretation of past with intention of predicting future. तो आप पहले की चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट सही है, बेसिक नेचर के बारे में बता रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट के। आंसर बोथ 1 and 2 होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल इन कबड्डी। जब आप कबड्डी खेल रहे होते हो, दो टीम होती हैं, दो पाले होते हैं, तो उन दोनों टीम्स में से एक में से एक करके जो है वो रेड मारने जाता है, ठीक है। तो वो रेड मारने मतलब हाथ लगाने जाता है, कहीं भी हाथ पैर कुछ भी टच हो जाए बॉडी का पार्ट, और फटाफट वापस अपने पाले में आना होता है, राइट। सो वही चीज है, जो रेड करने जा रहा है वो जो चीजें यूज कर रहा है वो ऑफेंसिव स्किल में है। जो टीम जो अपने आप को बचाएगी हाथ हाथ लगने से, ठीक है, टच होने से, वो डिफेंसिव स्किल्स यूज करेगी। ओके, तो जब आप किसी का घुटना पकड़ते हो, पकड़ना, ठीक है, कैच करना, या रिस्ट को, कलाई को कैच करना, ये चीजें किस में आ रही है? डिफेंसिव स्किल में, कि आपको उसको पकड़ना है और अपने पाले में नहीं जाने देना है, राइट। ऑफेंसिव में थोड़ी ना आप पकड़ोगे, ऑफेंसिव में क्या होगा? लेग थ्रस्ट, ठीक है, कि आप आगे की तरफ होके पैर लगा के आ जाओ, या पैर उस पोर्शन पे टच करके आ जाओ, ठीक है। सो वो चीजें हैं जी। सो नॉर्मल ग्रिप तो नॉर्मल ग्रिप की तरह ही है। सो लेग थ्रस्ट जो है वो आपका ऑफेंसिव स्किल में आएगा, और आपका नी कैच और आपका रिस्ट कैच जो है वो डिफेंसिव स्किल में आएंगे। ओके, इंडिया में अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने डिटेल में भी ये वीडियो बनाई हुई है। आंसर 2005 होगा अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का। Adolescence is in the discipline of sociology has been examined by many psychologists. कौन से psychologist जो हैं is not associated with sociological theory, तो कौन सा जो है वो sociology से relate नहीं कर रहा है। ओके, बहुत क्लियर कट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। गैलन एल्डर रहेगा, कर्ट लेविन, एलिसन डेविस फिर भी कनेक्टेड है। एडगर का पूरा नाम नहीं दे रखा है, तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता ये कौन से एडगर की बात हो रही है, बट ठीक है, समहाउ दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड, बट गैलन एल्डर एसोसिएटेड नहीं है। ओके, Which of the following is direct color used in painting? तो पेंटिंग के लिए ड्राई पेस्टल कलर्स या फिर क्रेयॉन्स कलर आप दोनों ही यूज करते हो, डायरेक्टली यूज करते हो, ठीक है। सो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा दोनों। Which of the following statements is correct regarding growth spurt? तो growth spurt की बात हो रही है जी। गर्ल्स में कंप्लीट होता है अराउंड 17 से 19, बॉयज में ग्रोथ स्पर्ट एक्सपीरियंस करते हैं 10 से 12, नहीं 12 से 14 थोड़ा सा बाद में। ओके, 12 से 14 के बीच में आप देखोगे बच्चों की, यहाँ पे लड़कों की जो है वो एक ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलेगा। लड़कियों का ग्रोथ स्पर्ट भी अराउंड एंड अराउंड तभी आता है, बट 17 से 19 के बीच में उनका कंप्लीट हो जाता है। ओके, कंप्लीट इज द वर्ड जो इन्होंने यूज किया है। सो पहली स्टेटमेंट तो सही है जी, दूसरी गलत है। ओके, Which of the following पंचकोश says that whatever we eat is our body? So eat, अन्न की बात हो रही है, ये अन्न माया कोश से रिलेट है। आंसर सी आएगा। 5 तरीके के कोश होते हैं। आजकल नेट में तो बहुत पहले से आता था ये क्वेश्चन, बट यहाँ पे भी देखने को मिला मुझे। सो इट्स नाइस कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ हैं। सो पंचकोश मतलब 5 शीत, ठीक है। तो एक बीच में मन होगा आपका, उस मन के बाहर सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो आपकी आनंद माया कोश होगी, उसके बाहर की विजनन माया कोश, फिर आपकी मेंटल शीत यानी मनोमाया, उससे बाहर प्राण माया, और सबसे बाहर वाली जो शीत है, लेयर है, वो अन्न माया कोश होगी, यानी फूड की बात हो रही है यहाँ। ओके, तो जो अभी आप खाते हो वही आपके मन को लगता है, वही चीजें हैं। आप कभी ऑब्जर्व भी करके देखना। टेक्निकली मैंने ऑब्जर्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली अभी 1 डेढ़ 2 साल से, कि आप जिस तरीके का खाना खाओगे ना, आप उस तरीके का फील करोगे। कभी आप बाहर का स्पाइसी तला हुआ कुछ खा के देखना, और एक घर में बनी हुई चीज इन जनरल जो आप खाते हो, रोटी सब्जी या फ्रूट्स, जो भी चीजें आप खाते हो, सो वो जो हेल्दी चीजें आप खाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली शांत रहोगे। इनफैक्ट मैंने बच्चों में भी ये चीज नोटिस की है, आसपास में भी, इनफैक्ट मेरी खुद की बच्ची में मैंने ये नोटिस किया है कि आप जिस तरीके का फूड लेते हो, जैसे उसको अभी हम शुगर नहीं इंट्रोड्यूस किया हमने, कि चलो ठीक है, जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम उसको रिफाइंड शुगर, गुड़, चीनी ये सब ना दें, ओके, इनसे बनी हुई चीजें ना दें। सो उसके बजाय आप फ्रूट शुगर दे सकते हो डेफिनेटली। सो वो मैं जब अपनी बच्ची की एक्टिवनेस देखती हूँ या मैं किसी की और की देखती हूँ जो कि शुगर इनटेक है उस बच्चे का, मैंने देखा है उसकी मदर को जो है उनको मीठा खिलाते हुए, सो वो बहुत डिफरेंस है उन 2 बच्चों में। ओके, हो सकता है उनके पेरेंट्स को ज्यादा नोटिस ना हो रहा हो या वो ना कर रहे हो, बट वो नोटिस आप करोगे ना तो आपको दिखेगा कि किसी बच्चे की डाइट किस तरीके की है और उसकी एक्टिविटी किस तरीके की। जो बच्चा शुगर इनटेक ले रहा है, जो रिफाइंड शुगर वगैरह खा रहा है, दिया जा रहा है उसको, सो उसकी एक्टिविटी, उसकी जो है आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी, बच्चा कम एक्टिव नजर आएगा, या अगर ज्यादा एक्टिव है तो चिड़चिड़ा और ओवर एक्टिव नजर आएगा। सो वो चीजें आपको दिखेंगी कि वो बच्चा अपने आप में ही अनहेल्दी, चुप चुप नजर आएगा आपको। ओके, सो फूड इज व्हाट वी ईट, ये जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी है। सो वी whatever we eat is our body। ओके, तो ये अन्न माया कोश बोलता है जी। Which of the following statements is regarding
ट्रू रिगार्डिंग कर्ट लेविन की जो फील्ड थियरी है ऑन एडोलेसेंट, टीनेजर जो है इज अ लिमिनल फिगर बिटवीन टू वर्ल्ड्स। तो एक टीनेजर से पहले बच्चा है, चाइल्डहुड वाली स्टेज है, और उसके बाद अडल्टहुड वाली स्टेज है। सो उनके बीच में ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं। टीनेजर वाली जो स्टेज है ट्रांजिशन स्टेज है, ये बिल्कुल सही बात है। ये एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद हिज और हर एनवायरमेंट, यही फील्ड थियरी में बोला गया है। 11 थियरीज यूजुअली है लर्निंग से रिलेटेड, मैंने करवा रखी है, आप जो है प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो लर्निंग थियरीज से रिलेटेड। सो वो एक बार देखना जरूर आप, जब तक मैं डिटेल में और चीजें नहीं करवा रही, आपकी क्लासेस में और नहीं डल रही चीजें, तब तक आप वो चीजें देख सकते हो। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। डैश प्राणायाम इज अबाउट अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, एक से सांस लेना, उसको रोक के दूसरी से छोड़ना, अनुलोम विलोम है ना ये, ठीक है। सो अनुलोम है, अनुलोम विलोम मतलब उसका ऑपोजिट टेक्निकली, इसलिए अनुलोम विलोम बोल देते हैं, बट आंसर विल बी अनुलोम प्राणायाम। ओके, स्कूल गार्डन कैन ऑल्सो टीच प्लेस मेकिंग और लोकलाइजेशन, स्कूल गार्डन की बात हो रही है, आंसर आपका दोनों रहेगा, ठीक है। तो स्कूल गार्डन में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, तो वही चीजें हैं यहाँ। Which of the following statement is correct regarding first reconceptualization of population education? So it was a response to the recommendation on the International Conference on Population of 1984, or the conceptualized framework changed its demographic laden concept. फर्स्ट रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो फर्स्ट जो आपकी पॉपुलेशन एजुकेशन की जब आप बात करोगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके रिस्पॉन्स की तरह हम देख सकते हैं कि अच्छा इसके ऊपर बात होने लग गई। ओके, और कॉन्सेप्चुलाइज्ड फ्रेमवर्क जो है वो ऑब्वियसली डेमोग्राफी को चेंज करेगा, उसके होता है ना डेमोग्राफिक लेड इन कॉन्सेप्ट, उसको ओवरऑल चेंज कर देगा इसने। National Policy of Children 2013 consider child as any person below the age of, WHO भी यही बोलता है, ठीक है। तो 18 से नीचे के बच्चे को हम बच्चा बोलते हैं, कोई भी पर्सन 18 से नीचे है तो उसको हम चाइल्ड ही कंसीडर कर रहे हैं। Which of the following is not an outdoor game? बैडमिंटन, रग्बी, क्रिकेट, लॉन टेनिस। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, बैडमिंटन आउटडोर नहीं है, अंदर खेला जाता है। जो स्टेडियम्स हैं उनको ऐसे क्लोज्ड स्टेडियम्स आपको देखने को मिलेंगे। रग्बी, क्रिकेट ये तो प्रॉपर बड़े ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, और जैसे रग्बी आपने देखा होगा ना, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हो रही हूँ तो ये रग्बी वही है जो इतनी सी ऐसे ओवल शेप की बॉल को लेके भागते हो आप, ऐसा कुछ, ठीक है। और लॉन टेनिस जो है वो भी बाहर खेला जाएगा। सो बैडमिंटन जो है वो एक आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम है। हु पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू से ही याद कर लो, एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं है। हेरोडोटस आपका आंसर रहेगा। Okay, which of the following statement is correct in the context of school community relationship? So behavior of teacher leader is the most important factor, or it is dependent on the values, attributes, skills and actions of teacher leader. तो आप जब school community relationship की बात कर रहे हो, so teacher leader का क्या behavior है obviously वो matter करेगा, और उसकी क्या values हैं, क्या skills हैं, क्या वो action लेते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है जी। ओके, जब आपको चीजें अच्छी अच्छी दिखे और नहीं समझ आए तो दोनों के साथ चले जाना, कि गलत तो कुछ लग नहीं रहा है तो सही ही होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन? प्रोवाइडिंग ए चांस टू अराउज इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। आप जो प्लान कर रहे हो एक्टिविटीज वर्क एजुकेशन से रिलेटेड, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो एक इंटरेस्ट अराउज करने का चांस है वहां पे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन और ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन। वर्क एजुकेशन की बात हो रही है, एनवायरमेंट की तो एज सच नहीं बात हो रही है, ठीक है, बट आप ला सकते हो अवेयरनेस, वो वाली चीज है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या आंसर तीनों रहेंगे, ठीक है। सो अवेयरनेस आप, क्योंकि वर्क एजुकेशन किसी और एनवायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं हम। ओके, सो ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, सो आप अवेयरनेस ला रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेशन का एक चांस बन रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं जब आप वर्क एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी प्लान करते हैं। In concentration camps in Nazi Germany, which type of prisoners were sent to one of the large central camps equipped with gas chambers? तो वो मरने के लिए छोड़ दिए थे। किस तरीके के prisoners को? जो sick और weak prisoners थे उनको जो है वहां डाल दिया था। physically fit या जो able bodied prisoners है उनको नहीं डाला था वहां मरने के लिए, तो sick और weak prisoners को डाला था। ओके, आंसर ओनली वन होगा। Which of the following pair is not correctly matched? Lighting, हेल्दी स्कूल एनवायरमेंट, हेल्थफुल। देन आपका मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ स्कूल पर्सनल,
healthful school environment, helping to prevent and control communicable diseases, school health services और school toilets, healthful school environment. सो देखो नोट करेक्टली मैच्ड पूछा है आपसे जब आप हेल्प कर रहे हो एक एनवायरमेंट बेटर करने की लाइटिंग के थ्रू हो, चाहे आप जो है कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करने से रिलेटेड हो, सो ये आपका क्या आ जाएगा जी, करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, ये आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, ये आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हो. जब आप हेल्थ ऑफ स्कूल पर्सनल को मेंटेन कर रहे हो, वो भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज में जाएगा, ना कि एनवायरमेंट में. स्कूल के टॉयलेट्स की बात कर रहे हो, लाइटिंग की बात कर रहे हो, ये आपका एनवायरमेंट में जाएगा. तो आपका कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? आपका सेकंड वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है जी. ये हेल्थफुल स्कूल एनवायरमेंट की जगह स्कूल हेल्थ सर्विसेज आएगा. यहाँ क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, बट आपको थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है. ओके, Which of the following community participation is correctly matched with their state government initiative? मध्य प्रदेश की जन शिक्षा अधिनियम एक्ट 2002, आसाम का बाल मित्र केंद्र, और आपका बिहार का शाला प्रवेश उत्सव, और आपका गुजरात का कमेटी ऑफ सखी सहयोगिनी और आंगनवाड़ी. सो फर्स्ट और फोर्थ ठीक है जी, बीच वाले दोनों गलत हैं. आसाम नहीं आएगा, आसाम की जगह आंध्र प्रदेश आएगा, और बिहार नहीं है. शाला प्रवेश उत्सव के तहत बहुत सारे स्टेट्स ने ये चीजें शुरू की थी, तो हम एग्जैक्टली बिहार से एसोसिएट नहीं कर सकते इसको. सो आंसर आपका फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा. ओके, इस तरीके का क्वेश्चन उस टाइम पे, मतलब इट्स लाइक आपने जो बेसिक्स फैक्चुअल स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है उसमें से आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप? तो रिलेशनशिप मतलब बेनिफिट द पीपल दैट द लीडर रिप्रेजेंट. नहीं, जब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो सिर्फ लीडर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उनको नहीं, सबको बेनिफिट होना चाहिए. ओके, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस मतलब लीडर एक्सर्ट्स ऑन द पीपल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. तो दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, लोगों का लीडर पे, लीडर का लोगों पे. ओके, ये ठीक है जी. रिलेशनशिप वाली चीज गलत है. रिलेशनशिप किस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा? जब लीडरशिप की बात आएगी कि जो होता है ना कि इंटरेक्शन जो सबको बेनिफिट करे, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फायदा सबको हो रहा है. ओके, in which process the goals are established and achieved for the organization through the functioning of planning, organizing, directing, controlling. तो कौन सा प्रोसेस है? मैनेजमेंट का प्रोसेस है जी. एनक्रोचमेंट तो आप किसी चीज को पे कब्जा कर लेते हो वाली चीज होती है ना, और मिटिगेशन चीजों को ठीक करने वाली चीज, रिस्पाइट भी नहीं आएगा, मैनेजमेंट ही बचा. मैनेजमेंट इज द राइट वर्ड. In the concentration camps in Nazi Germany, there were dash prisoners who acted as trustees. जिनको स्पेशल प्रिविलेज थे, जो वेल नोन प्रिजनर्स थे, वो कैपोस थे जी. कई बार KAPOS करके भी लिखा आ जाता है. ओके, तो हमने दो चीजें पढ़ ली हैं. नाजी जर्मनी के जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उनसे रिलेटेड, एक तो कैपोस, और दूसरा जो सिक और वीक प्रिजनर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ा था गैस चैम्बर्स में. Okay, according to whom the distribution of income is determined by distribution of job opportunities, not by distribution of labor queue. labor queue क्या होता है कि आपने एक रैंकिंग या एक लाइन बना दी है कि सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज किस पे हैं, स्किल किसके पास है, चीजें किसके पास हैं, और उसके बेसिस पे आपने एक क्यू बना दी. ठीक है, तो वो लेबर क्यू है. तो उसके बेसिस पे ना डिसाइड करके अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? जो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है. ओके, ना कि उसको लेने वाले बंदे कितने हैं या उस लाइन में कौन कौन खड़ा है. सो ये बात थुरो ने बोली है जी, THUROW. बाकियों ने जो बात की है, शुल जो है वो प्राइमरीली बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल थियरी की. हैरोल्ड जो है ये आपका उन्स, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी माने जाते हैं, और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के. ओके, सो थुरो जो है उन्होंने ये वाली बात बोली है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, कि इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बेसिस पे डिसाइड होगा, ना कि लेबर क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन. Which of the following functions is performed by school management committee? Monitor the looking of school, or to amend the constitutional act related to education. एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को थोड़ी ना अमेंड करेंगे. आंसर फर्स्ट आएगा भाई. ठीक है, मॉनिटर आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेज करने में ध्यान दे, देखिए स्कूल में क्या चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को चेंज कर देंगे. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन असेसमेंट? ओनली एजुकेटेड पेरेंट्स कैन इवेल्युएट द प्रोग्रेस. नहीं, अनएजुकेटेड भी इवेल्युएट कर सकते हैं. इलिटरेट पेरेंट्स कैन ऑल्सो कोऑपरेट इन लर्निंग प्रोसेस. बिल्कुल कर सकते हैं. आंसर आपका सेकेंड ओनली हो गया.
आर दोज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज विच आर कंप्लीटेड इन नेचुरल एनवायरमेंट आएगा ये, विद सम इंपॉर्टेंट स्किल फॉर लर्निंग एक्टिविटी. सो ये कौन सी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है भाई? सो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है ऑब्जर्वेशन, ये आपका एक्सकर्जन, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल. प्रोजेक्ट क्योंकि एक्टिविटी की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन कोई एक्टिविटी थोड़ी आप ऑब्जर्व कर रहे हो बस, राइट? तो प्रोजेक्ट आएगा. Okay, education is in the true sense is helping the individual to be mature and free to flower greatly in love and goodness. Education in true sense help करना mature, ठीक है जी. अब बच्चे इंडिविजुअल को मेच्योर और फ्री बनने में हेल्प करेगी ये, और आपको जो है लव और गुडनेस आपके अंदर भरेगी. ओके. Which of the following institutions has been involved to implement right to education? So PTA, Parent Teacher Association involved है. Village और urban slum level education committee, village level पे है या urban level पे है. और member of पंचायती राज institutions. So कौन कौन से included हैं? तो specifically slum level की बात हो रही है. अरे आंसर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा. ओके. सो जो जहां जो इंक्लूडेड है वो रहेंगे. राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने में ये कमेटीज भी हैं, और आपकी जो है ये आपका पीटीए भी रहेगा और पंचायती राज भी रहेगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क? पोर्टर जो है वो क्ले यूटेंसिल्स बनाएगा, फार्मर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. कुम्हार जो है वो घड़े बना रहा है, और फार्मर किसान जो है वो खेती से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है. In India, which of the following bodies have been established under सर्व शिक्षा अभियान? So ये आपका ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर दोनों ही ठीक है, दोनों को ही हम मैनेज करके चलते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे. Which of the following statement is correct related to work education? गांधी जी wanted mechanical work. मैकेनिकली क्राफ्ट बेस्ड वर्क उन्होंने कंपल्सरी पार्ट बोला था. बुकिश नॉलेज डेवलप्स प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ अ मैन. नहीं, बुकिश नॉलेज कैसे प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज डेवलप करेगी ना, तो दोनों चीजें गलत हो गई. Which of the following is the leadership function that is identified by Littwood and Duke? तो Littwood and Duke ने अलग अलग तरीके की लीडरशिप की बात की, बट आप सोचो ना इमोरल लीडरशिप की बात कौन करेगा जिसमें मोरालिटी ना हो? कुछ ना कुछ मोरालिटी तो होगी ना, राइट? सो फर्स्ट ही आंसर रहेगा इसका. ओनली ट्रांसफॉर्मेशनल की बात इन्होंने की है. ओके. कालजथास, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी. ये कम्युनिटी इनिशिएटिव है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान और बिहार. तो ये दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है जी. ये एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर है जो इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में. तो कालाजथास जो है उसका नाम है. देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी मोबिलाइजर? सो कम्युनिटी मोबिलाइजर वो होगा जो जैसे महात्मा गांधी थे वो कम्युनिटी मोबिलाइजर थे, ठीक है? सो उनमें एक एटीट्यूड, उनकी स्किल और उनकी नॉलेज, तो ये तीनों चीजें जब होंगी ना तब एक आप कम्युनिटी मोबिलाइजर कहलाओगे कि आप में वो एटीट्यूड भी है, आप में स्किल भी है वो चीज कर दिखाने की, और नॉलेज भी आपको उस फील्ड से रिलेटेड, राइट? सो आप कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हो कि कोई ये सोच रहे थे सारे के सारे लोग, अब वो आपकी तरफ हैं और आपके तरीके से सोच रहे हैं. ओके. आंसर आपका 1 2 3 आ जाएगा. कम्युनिटी मोबिलाइजर नीड्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्किल्स ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पाए कम्युनिटी में. ओके जी, ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए. आई होप आपको समझ आए हों, आपने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. आपके जितने क्वेश्चंस भी कराऊं उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना. अगर अगली क्लास जल्दी नहीं आ पाए तो भी आप पहले वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 100 कॉन्सेप्ट्स जानते हो आप उसके अंदर, ठीक है? तो जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उनके अराउंड आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है जी. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जो रेगुलर देख रहे हैं बिना एग्जाम डेट आए वो देखते रहिए, बाकी लोग एग्जाम डेट आने के बाद देख लेना. Okay, so all the best for your preparation. This was all about today. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon with the next class.